तरफ गेंदे के फूलों की महक और अगरबत्तियों का धुआं हवा में तैर रहा था। शहनाई की गूंज पूरे हॉल में फैली हुई थी, लेकिन ईशा के लिए यह संगीत किसी मातम की तरह था। उसने लाल रंग का भारी जोड़ा और गहने पहने थे, लेकिन उसके लिए ये गहने सिर्फ बेड़ियां थी जिसने उसे जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों का काजल आंसुओं की वजह से फैल चुका था। आकाश ने उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहा, मुस्कुराओ ईशा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बस कुछ घंटों की बात है और तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। ईशा ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अपने गले के हार में बंधे हुए उस छोटे से सीक्रेट कैमरा को महसूस किया जो उसकी साड़ी की तह में छुपा था। वह कांप रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही चेहरा घूम रहा था, सूरज। ईशा गुस्से से बोली, मेरी माँ कहाँ है आकाश? तुमने वादा किया था कि जैसे ही मैं फेरों के लिए तैयार होऊंगी तुम उन्हें छोड़ दोगे। आकाश के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आई। उसने ईशा की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। वादे? ईशा, तुम अभी भी बहुत मासूम हो। वादे कमजोर लोग करते हैं। मैं सिर्फ नतीजे देखता हूँ। तुम्हारी माँ सुरक्षित है, बशर्ते तुम इस शादी को बिना किसी हंगामे के पूरा करो। अगर तुमने या तुम्हारे किसी करीबी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो कावेरी जी की आखिरी सांस मेरे हाथ में होगी। ईशा की आंखों से एक आंसू टपककर उसके गाल पर लुढ़क गया। तुम एक जानवर हो। आकाश जोर से हंसा और उसका चेहरा छोड़ दिया। जानवर ही इस दुनिया में बचते हैं ईशा। अब चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ईशा मंडप की सीढ़ियां चढ़ने लगी, अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। संगीत अचानक रुक गया। मेहमानों की बातचीत थम गई और एक सन्नाटा छा गया जिसने कमरे की हवा को भारी कर दिया। दरवाजे पर एक साया खड़ा था, सूरज। उसके कपड़े खून से सने थे, चेहरे पर कुछ खरोंचे थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वह पूरे मंडप की रोशनी से ज्यादा तेज। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और हकलाते हुए बोला, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो मर चुके हो। सूरज ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके जूतों की आवाज हर तरफ गूंज रही। मौत को मात देना मेरी आदत है आकाश, और आज मैं तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। ईशा की चीख निकल गई। वह अपनी जगह पर जम गई। उसकी नजरें सूरज से हटी ही नहीं। सूरज, तुम सच में आ गए। सूरज की नजर ईशा पर पड़ी। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का एक सैलाब उमड़ आया। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना ईशा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मौत के दरवाजे से ही क्यों न वापस आना पड़े। आकाश ने तुरंत खुद को संभाला। उसने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर बोला, इसे पकड़ो। इसे अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर फेंको। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स आगे बढ़ते, बंटी और आरव हॉल में दाखिल हुए। बंटी ने हाथ में एक टैबलेट पकड़ा हुआ था। रुको आकाश, तुम्हारे सारे कारनामे अब इस स्क्रीन पर दुनिया देखेगी। बंटी ने टैबलेट का बटन दबाया और हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वह वीडियो ईशा के सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा था। उसमें आकाश की वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी जहां वह कावेरी जी को किडनैप करने और ईशा को धमकी देने की बात कर रहा था। आकाश ने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, यह एक साजिश है। सूरज ने तेजी से आगे बढ़कर आकाश का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से दे मारा। धमाके की आवाज से पास रखा एक फूलदान टूट गया। साजिश? साजिश तो तुमने रची थी आकाश। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, ईशा की जिंदगी तबाह की और एक बेगुनाह माँ को कैद कर लिया। अब बता, कावेरी जी कहाँ हैं? आकाश ने दर्द में कराहते हुए भी एक शैतानी मुस्कान दी। तुम्हें क्या लगा सूरज कि तुम बस एक वीडियो दिखाओगे और मैं हार मान लूंगा? कावेरी जी एक ऐसी जगह है जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि वह जिंदा रहे तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना। ईशा चिल्लाकर सूरज के पास पहुंची। सूरज, रुक जाओ, वह मेरी माँ को मार देगा। प्लीज उसे जाने दो। मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरी माँ को बचा लो। सूरज ने आकाश की पकड़ ढीली की और ईशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा एक साथ था। ईशा, यह मौका है इसे खत्म करने का। अगर हमने इसे अब नहीं पकड़ा तो यह फिर से कोई खेल खेलेगा। मुझे परवाह नहीं है सूरज, मेरी माँ की जान दांव पर है। आकाश फिर से हंसने लगा। वह जमीन पर थूकते हुए बोला, देखा सूरज, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी मोहब्बत है और मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा लालच। ईशा, अपनी माँ की सलामती चाहती हो तो इस नमूने को यहाँ से विदा करो। सूरज ने अपनी मुट्ठियां कसिन।
उसके नाखूनों ने उसकी हथेलियों को चीर दिया। उसने आकाश की आंखों में देखते हुए कहा, तुझे लगता है कि तूने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है? तू भूल गया कि मैं सिर्फ प्यार करना नहीं, शिकार करना भी जानता हूँ। सूरज ने धीरे से अपने हाथ की घड़ी का एक बटन दबाया। अचानक हॉल के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। आकाश के चेहरे से रंग उड़ गया। यह क्या है? सूरज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैंने सिर्फ विड लगा लिया था जहां तुमने कावेरी जी को रखा है। मेरे आदमी और पुलिस की एक टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी है। तभी बंटी दौड़ते हुए आया और हांफते हुए बोला, भैया, कावेरी जी सुरक्षित मिल गई हैं। पुलिस ने उन्हें बचा लिया है और गोदाम के सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है। ईशा के घुटने जवाब दे गए और वह जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माँ, मेरी माँ सुरक्षित हैं। तभी पुलिस कावेरी जी को भी वहां ले आती है। जैसे ही ईशा की नजर अपनी माँ पर पड़ती है, वह दौड़ते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है, मानो जैसे ईशा को उसका सारा जहां मिल गया हो। जिस माँ की वजह से ईशा ने अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी थी, आज उसकी सारी तकलीफें खत्म हो गई थी, क्योंकि आज ईशा न सिर्फ गुलाब सिंह की कैद से आजाद हुई थी, बल्कि उसे अपना पहला प्यार सूरज और बरसों से खोई हुई माँ भी वापस मिल गई थी। आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उसे एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारा। आकाश जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। सूरज ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब खेल खत्म हुआ आकाश। अब तू उस नर्क में जाएगा जहां तेरी जैसी रूहों को सजा मिलती है। सूरज ने उसे इतनी जोर से पटका कि आकाश की सांसें अटक गई। सूरज का हाथ अब भी गुस्से से कांप रहा था। वह फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसका गला दबाने लगा। तूने मेरी पत्नी को डराया, मेरे परिवार को तोड़ा। मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता, मैं तुझे यहीं खत्म करना चाहता हूँ। सूरज की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। आकाश का चेहरा नीला पड़ने लगा था। वह छटपटा रहा था। उसके पैर हवा में लहरा रहे थे। तभी ईशा ने दौड़कर सूरज का हाथ पकड़ लिया। सूरज, नहीं, रुक जाओ। सूरज ने उसे नहीं सुना। उसका पूरा ध्यान आकाश की तड़प पर था। इसे मरने दो ईशा। यह इंसान नहीं, शैतान है। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुममें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? ईशा की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हों। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम एक अपराधी बन जाओ। इसे कानून की सजा मिलने दो, सूरज। वह सजा मौत से भी बदतर होगी। सूरज की सांसें तेज चल रही थी। उसने ईशा की आंखों में देखा, जहां केवल प्यार और प्रार्थना थी। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हुई और आकाश ने एक लंबी, गहरी सांस ली। वह जमीन पर ढेर हो गया, हंफते हुए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर हॉल में दाखिल हुए। आकाश, तुम पर अपहरण, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। चलो हमारे साथ। जब पुलिस ने आकाश की कलाइयों में हथकड़ी लगाई, तो उसने एक आखिरी बार सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी, लेकिन उसमें डर भी था। यह जीत स्थायी नहीं है सूरज, मैं वापस आऊंगा। सूरज ने उसकी तरफ देखते हुए एक फीकी मुस्कान दी। जब तू वापस आएगा, तब तक मैं तुझे भुला चुका हूँगा, क्योंकि तू अब मेरे लिए सिर्फ एक बदबूदार याद है। पुलिस आकाश को घसीटते हुए बाहर ले गई। हॉल में अब शांति थी, लेकिन यह शांति सुकून वाली थी। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। सबकी नजरें उस जोड़े पर थी जिन्होंने मौत और धोखे को हराकर एक दूसरे को पाया था। तभी दाई माँ आगे आई और उन्होंने सूरज और ईशा दोनों को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चों, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुम्हारी जीत हुई। बंटी ने मजाक करते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। तो भैया, अब इस शादी के जोड़े और मंडप का क्या करना है? आज तो माहौल भी है और सब खुश भी हैं। क्यों ना आज इसी मंडप में आप दोनों की दोबारा शादी करवा दी जाए? ईशा ने हंसते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसने सूरज का हाथ थामा और बोली कि जब तक सूरज अपना ब्रह्मचारी व्रत नहीं तोड़ेगा, तब तक मैं इससे दोबारा शादी नहीं करूंगी। सूरज आगे बढ़ा और ईशा के करीब आकर उसके माथे को चूमा। यह देख ईशा की सांसें थम गईं। आज पहली बार सूरज ने अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़कर ईशा को चूमा है। सूरज बोला, तुम इस जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो ईशा। भले ही आज तुम किसी और के लिए सजी थी, लेकिन अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए।
ईशा ने अपना सिर सूरज के सीने पर रख दिया। वह उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी, एक ऐसी धड़कन जो उसके लिए धड़क रही थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ अंधेरों से भरी होगी। सूरज ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सूरज हमेशा उगता है और मैं तुम्हारा सूरज बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हॉल की रोशनी अब और भी चमकदार लग रही थी। जो मंडप कुछ देर पहले डर और मजबूरी का गवाह था, वह अब प्यार और जीत का मंदिर बन चुका था। ईशा और सूरज एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जानते हुए कि आने वाली राह आसान नहीं होगी, लेकिन जब तक वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आकाश तो इन दोनों की जिंदगी से निकल गया, लेकिन गुलाब सिंह अब भी एक जहरीले सांप की तरह इन दोनों की जिंदगी को डसने के लिए बैठा हुआ है। जब अमेरिका में बैठे गुलाब सिंह को पता चलता है कि आकाश गिरफ्तार हो गया है और ईशा और सूरज फिर से एक हो गए हैं, तो गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अगले ही पल अपनी फ्लाइट बुक करवाकर इंडिया पहुंच जाता है। गुलाब सिंह, जो अब तक सिर्फ इसलिए शांत बैठा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि आकाश सब कुछ संभाल लेगा, और जब तक ईशा को उसकी माँ कावेरी नहीं मिल जाती, तब तक ईशा वही करेगी जो आकाश कहेगा। लेकिन अब सारा पासा उलट चुका है, क्योंकि सूरज ने ईशा को गुलाब सिंह के इस सोने के पिंजरे से आजाद करवा दिया है। और अब गुलाब सिंह चाहकर भी सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब सूरज के पास आईएएस की ताकत है, जिसके दम पर वह ईशा और अपने परिवार को हर मुश्किल से बचा सकता है। पर गुलाब सिंह ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वह किसी भी हाल में हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ईशा और सूरज को अलग करने के लिए गुलाब सिंह हर हद पार कर जाएगा, चाहे इसके लिए उसे सूरज को जान से ही क्यों न मारना पड़े। इंदौर की उमस भरी दोपहर में गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। हवाई अड्डे से निकलते ही उसने अपनी काली एसयूवी के शीशे नीचे गिराए और बाहर की धूल भरी हवा को अपने फेफड़ों में भरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बदले की आग। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर ईशा और सूरज की एक तस्वीर देखी, जो सोशल मीडिया पर वायरल थी। दोनों के चेहरों पर वह सुकून था, जिसे गुलाब सिंह ने सालों तक कुचलने की कोशिश की थी। तो सूरज, तुमने सोचा कि आईएएस की कुर्सी तुम्हें मेरी पहुंच से दूर कर देगी? गुलाब सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए, जिससे उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसने अपनी योजना पहले ही बुन ली थी। वह जानता था कि सूरज अब कानून का रखवाला है, इसलिए वह कानून से नहीं, बल्कि उन कमजोरियों से वार करेगा जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। 3 दिन बाद ईशा अपने घर के बगीचे में बैठी थी। सूरज ऑफिस जा चुका था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था, लेकिन आवाज सुनते ही ईशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैसी हा? ओ मेरी प्यारी ईशा, गुलाब सिंह की भारी और मखमली आवाज, जिसमें जहर घुला था। ईशा का हाथ कांपने लगा। उसने फोन को कान से थोड़ा दूर किया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो अमेरिका में थे। ईशा की आवाज में घबराहट और नफरत का मिश्रण था। मैं वहां रहकर यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिस परिंदे को मैंने सोने के पिंजरे में रखा, वह अब एक मामूली सरकारी अफसर की गोद में चहक रही है। सूरज ने तुम्हें आजाद किया होगा, लेकिन याद रखना ईशा, आजादी की कीमत बहुत महंगी होती है। मेरे पास अब आपकी कोई जगह नहीं है, गुलाब सिंह। सूरज मेरा पति है और वह मुझे दुनिया की हर खुशी दे सकता है। आप अब सिर्फ एक कड़वी याद हैं। गुलाब सिंह जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी कब्रिस्तान की खामोशी को चीर दे। खुशी? ईशा, तुम अब भी मासूम हो। सूरज की यह ताकत, यह रसूख, सब एक कागज के टुकड़े पर टिका है। क्या होगा अगर वह कागज जल जाए? क्या होगा अगर सूरज का करियर एक झटके में मिट्टी में मिल जाए? क्या तुम उसे तब भी उतना ही प्यार करोगी जब वह सड़क पर भीख मांगेगा? आप क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, हकीकत। मैं वापस आ गया हूँ, और इस बार मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि सूरज के उस अहंकार को भी मिटाऊंगा जिसे वह आईएएस की वर्दी कहता है। बस एक बात याद रखना, सूरज को इस बारे में मत बताना। अगर तुमने उसे बताया, तो मैं वह करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। फोन कट गया। ईशा वहीं जम गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने चारों तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। वह डर गई थी, लेकिन इस बार वह डरी हुई लड़की नहीं थी जिसे आकाश या गुलाब सिंह आसानी से नियंत्रित कर सके। शाम को जब सूरज घर लौटा, तो उसने देखा कि ईशा खामोश थी।
उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। सूरज ने अपना बैग मेज पर रखा और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशा, क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? सूरज की आवाज में चिंता और गहराई थी। ईशा ने उसे देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। वह नहीं चाहती थी कि सूरज उसकी वजह से किसी मुसीबत में फंसे। कुछ नहीं सूरज, बस थोड़ा सिर दर्द है। सूरज ने उसकी आंखों में झांका। वह जानता था कि ईशा झूठ बोल रही है। वह उसके चेहरे की हर लकीर पढ़ सकता था। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। क्या किसी ने तुम्हें फोन किया? क्या वह वापस आ गया है? ईशा की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया। सूरज का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और ईशा का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें डराया ना? उसने फिर से वही धमकी दी होगी। सूरज, वह पागल हो चुका है। वह कह रहा था कि वह आपका करियर बर्बाद कर देगा। मुझे डर है कि वह कुछ ऐसा न कर दे जिससे आप मुश्किल में पड़ जाए। सूरज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए ईशा के माथे को चूमा। ईशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ताकत कुर्सी में नहीं, सच में होती है। गुलाब सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी झूठ और हेरफेर के सहारे बिताई है। वह भूल गया है कि अब वह एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है जिसके पास न सिर्फ कानून की ताकत है, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की ढाल भी है। वह जो चाहे कर ले, मैं तुम्हें और अपने परिवार को आंच तक नहीं आने दूंगा। लेकिन गुलाब सिंह की चालें गहरी थी। उसने सूरज के विभाग में एक जाली दस्तावेज प्लांट कर दिया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि सूरज ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके कुछ बड़े व्यापारिक सौदों में भ्रष्टाचार किया है। अगले ही दिन सूरज के ऑफिस में हड़कंप मच गया। उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे तलब किया। जब सूरज अपने ऑफिस पहुंचा, तो वहां गुलाब सिंह पहले से ही बैठा था, जैसे वह उस कमरे का मालिक हो। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। नमस्ते कलेक्टर साहब। सुना है आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में हैं। पर ये फाइलें क्या कहती हैं? गुलाब सिंह ने मेज पर कुछ कागजात पटक दिए। सूरज ने उन कागजातों पर एक नजर डाली। वह समझ गया कि यह एक सोची समझी साजिश है। उसने शांति से अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। गुलाब सिंह, तुम्हारी रचनात्मकता काबिले तारीफ है। जाली हस्ताक्षर, फर्जी तारीखें और एक ऐसी कंपनी का नाम जो 5 साल पहले बंद हो चुकी है। तुमने काफी मेहनत की है इन कागजों को बनाने में। गुलाब सिंह की मुस्कान गायब हो गई। उसने मेज पर झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इसे आसानी से नकार दोगे? मैंने उन लोगों को खरीद लिया है जो इन फाइलों की जांच करेंगे। कल सुबह तक तुम्हारी सस्पेंशन रिपोर्ट साइन हो जाएगी। और तब ईशा खुद चलकर मेरे पास आएगी, क्योंकि उसे पता होगा कि उसका मसीहा अब एक अपराधी है। सूरज की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और एक बटन दबाया। तुम्हें क्या लगा गुलाब सिंह कि तुम मेरे शहर में आकर मुझे शतरंज सिखाओगे? जिस दिन तुम इंडिया लैंड हुए थे, उसी पल से तुम मेरी निगरानी में थे। यह कमरा, ये फाइलें और तुम्हारी यह धमकी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कमरे के कोने में लगा एक छोटा सा कैमरा और रिकॉर्डर अब गुलाब सिंह की नजरों में आया। सूरज के साथ ही 2 पुलिस अधिकारी कमरे में दाखिल हुए। गुलाब सिंह हक्का बक्का रह गया। वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं इस देश के सबसे ताकतवर लोगों को जानता हूँ। सूरज खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम ताकत को पैसों और रसूख में ढूंढते हो, जबकि असली ताकत कानून के पालन में है। तुमने ईशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, धोखाधड़ी की और अब सरकारी काम में बाधा डालने और जालसाजी का आरोप तुम पर लगता है। गुलाब सिंह ने अचानक मेज पर रखा एक पेपरवेट उठाया और सूरज की तरफ फेंका। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कमीने। सूरज ने फुर्ती से खुद को बचाया और पुलिस अधिकारियों ने तुरंत गुलाब सिंह को दबोच लिया। उसके हाथ पीछे की ओर मोड़े गए और हथकड़ियां उसकी कलाइयों में जकड़ दी गई। वह छटपटाने लगा, उसकी महंगी शर्ट फट गई और उसका चेहरा फर्श पर रगड़ गया। छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। वह चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज में वह खौफनाक मखमलपन नहीं था, बल्कि एक हारा हुआ डर था। सूरज ने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, तुम अब सिर्फ एक कैदी नंबर 402 हो, गुलाब सिंह। और ईशा, वह अब तुम्हारी यादों से भी आजाद हो चुकी है। जब सूरज घर पहुंचा, तो उसने देखा कि ईशा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं,
बल्कि एक असीम शांति थी। उसने सूरज को देखते ही उसे कसकर गले लगा लिया। सब खत्म हो गया, ईशा ने फुसफुसा। हमेशा के लिए। वह अब उस अंधेरी दुनिया में जाएगा जहां उसकी साजिशें काम नहीं करती। उस रात चांद की रोशनी उनके आंगन में फैली हुई थी। वे दोनों चुपचाप बैठे थे, लेकिन यह खामोशी बोझिल नहीं थी। यह एक नई शुरुआत की खामोशी थी। सूरज, ईशा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं कभी इस डर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मुझे लगा था कि वह हमें फिर से तोड़ देगा। सूरज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टूटते वह हैं जिन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। हम साथ थे, और जब तक हम साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, ईशा। तुमने उसे वह जवाब दिया जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ईशा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे पर सालों बाद लौटी थी। उसने अपना सिर सूरज के कंधे पर रख दिया। अब क्या होगा? अब सिर्फ हम होंगे। कोई पिंजरा नहीं, कोई साजिश नहीं। बस एक साधारण सी जिंदगी, जिसमें ढेर सारा प्यार और सुकून होगा। दूर कहीं शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी। गुलाब सिंह का साम्राज्य, जो डर और लालच पर टिका था, ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। उसकी नफरत ने उसे दूर कहीं शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी। गुलाब सिंह का साम्राज्य, जो डर और लालच पर टिका था, ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। उसकी नफरत ने उसे अकेला कर दिया था, जबकि सूरज के प्यार ने उसे एक मुकम्मल दुनिया दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, हवा में एक ठंडक घुल गई। सूरज और ईशा ने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थाम लिया। उन्हें पता था कि रास्ता कठिन था, लेकिन मंजिल अब उनके सामने थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईशा। और मैं तुमसे, सूरज, बहुत ज्यादा। उनकी बातचीत धीमी हो गई, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें एक ही लय में बज रही थी। कहानी का वह जहरीला अध्याय अब बंद हो चुका था, और एक नई, सुनहरी किताब का पहला पन्ना खुल रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि आगे